एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम शिखरिणी छंद का अध्ययन करेंगे। शिखरिणी छंद के बारे में जानेंगे। तो शिखरिणी जो है वो एक प्रकार का समवृत्त है। समवृत्त अर्थात शिखरिणी छंद के चारों चरणों के वर्णों की संख्या एक समान है। चारों चरणों के वर्णों की संख्या समान है और जिस छंद के चारों चरणों के वर्णों की संख्या समान होती है वो क्या होता है? समवृत्त होता है। ऐसे विषम वृत्त और अर्ध समवृत्त भी होते हैं। विषम वृत्त जिसके दो चरणों के वर्णों की संख्या समान हो वो अर्ध समवृत्त, और जिसके चारों चरणों के वर्णों की संख्या असमान हो, या किन्हीं दो चरणों के वर्णों की संख्या एक समान हो बाकी की अलग अलग हो, तो वो भी विषम वृत्त में गिना जाता है। तो आइए देखते हैं शिखरिणी छंद। तो शिखरिणी छंद समवृत्त है और इसके एक चरण में वर्णों की संख्या है 17 है और चारों चरणों के वर्णों की संख्या हो जाएगी 68। तो शिखरिणी एक प्रकार का समवृत्त है जिसके एक चरण के वर्णों की संख्या है 17, चारों चरणों के वर्णों की संख्या है 68। या आप कह सकते हैं कि जिसके चारों चरणों के वर्णों की संख्या 68 है और जो 17 वर्णों में विभक्त है। इसका लक्षण है रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। आप ये जो लक्षण है इस पर भी गण बना के देख सकते हैं। इस पर भी वही गण बनेंगे जैसा कि उदाहरण पे बन रहे हैं। तो रसैः रुद्रैः छिन्ना, इस रस और रुद्र का क्या अर्थ है ये मैं आपको बता दूं। रस माने हैं 6, कटु अम्ल तिक्त कषाय आदि 6, और 11 रुद्र हैं। रुद्र कितने हैं? 11 हैं, जिनकी 33 देवताओं में गणना की जाती है। 11 रुद्र। तो 6 और 11 का मतलब है यहाँ छठे वर्ण पर यति होगी। पहली यति छठे वर्ण पर होगी और दूसरी यति 11वें वर्ण पर होगी। 11वें वर्ण पर। ये मैंने मालिनी छंद में भी आपको बताया था कि यति हम कैसे करेंगे। यति का अर्थ था विराम, रुकना। तो जब हम छंद का गान करेंगे, छंद का गान कर रहे हो, तब जब हमारी जिह्वा विराम करती है, विश्राम करती है या आराम करती है, वो क्या होता है? यति कहलाता है। यति या विराम कहलाता है। तो इस शिखरिणी छंद का जब हम गान करेंगे उसमें पहले हम छठे वर्ण पर यति लेंगे, छठे वर्ण पर ये विराम करेंगे और उसके बाद 11वें वर्ण पर विराम करेंगे। अब छठा वर्ण कौन सा? प्रारंभ से छठा वर्ण, जैसे य, दा 2, किंच, ज 3, 5 और एक ये अहम 6। तो अहम हम जो है वो क्या है? हमारा छठा वर्ण है। तो ये क्या हो गया? हमारा छठा वर्ण। उसके बाद 11वां वर्ण देखना है। अब 11वें वर्ण के लिए हमें प्रारंभ से गिनती नहीं करनी, हमें कहाँ से करनी है? छठे वर्ण के बाद, यानी कि द्विप इव से। तो द्विप 2, इव के 2 4, 5 6 7 8 9 10 और 11। 11वां वर्ण हुआ हमारा वम। ये कौन सा हुआ हमारा वर्ण? 11वां। तो छठे और 11वें वर्ण पर यति होगी। तो पहली यति होगी छठे पर, दूसरी यति होगी 11 पर, और कुल कितने वर्ण हो गए? 17 है। तो 17 वर्णों में या 17 वर्णों का जो चरण है, एक चरण है, हर चरण में, प्रत्येक चरण में छठे और 11वें वर्ण पर यति होती है। कौन से छंद में? शिखरिणी छंद में। तो रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। यमन सभलागः का अर्थ हो जाएगा, य का अर्थ यगन हो गया, मैं का अर्थ हो गया मगन, यमन न का हो गया नगन, स का अर्थ हो गया सगन, भ का अर्थ हो गया भगन और ला का अर्थ हो गया लघु अर्थात, और गह का अर्थ हो गया गुरु। तो 1 2 3 4 5, ये 5 क्या है? गण है। तो गण, एक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो ये कितने हो गए? 15 है। ये 15 हो गए और एक लघु वर्ण है और एक गुरु वर्ण है। तो कितने हो गए? कुल 17 वर्ण हो गए। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ आपको कि छंद का लक्षण याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि छंद के लक्षण से, संस्कृत खासकर संस्कृत लक्षण से, छंद के संस्कृत लक्षण को याद करने से हम हिंदी में भी कहीं मात नहीं खाएंगे, क्योंकि इसी में सारी बात
यहाँ बता दी गई है। रसई रुद्रेश छिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी, रस और रुद्र अर्थात छठे और 11वें वर्ण पर यति होगी। फिर यमन सभलागा का अर्थ हो गया यगण मगण नगण सगण भगण लघु और गुरु। लघु और गुरु ये क्रम जहाँ होगा वहाँ शिखरिणी छंद होगा। आइए देखते हैं उदाहरण इसका। ये उदाहरण भी निदेशतक का है। यदा किंचित जोहम द्वीप इव मदांधः समभवम। यह मैं नीचे लिख दिया था एक बार। यहाँ मैं नीचे लिखना भी कोई गलत नहीं है, परंतु दूसरा जो चरण है हमारा, उसमें पहला वर्ण जो है वो है व्यंजन। तो व्यंजन होने के कारण यहाँ मैंने मैं को ऊपर कर दिया, अनुस्वार में के रूप में मैं का प्रयोग कर दिया। अगर यहाँ स्वर होता तो मैं को हम नीचे लिख सकते थे, या फिर मैं को यहाँ लिखने की बजाय सीधा यहाँ लिख सकते थे किसी स्वर में जोड़कर। तो पहला चरण है हमारा यदा किंचित जोहम द्वीप इव मदांधः समभवम तदा सर्वज्ञस्मित्य भवदवलिप्तम मम मनः यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशादवगतम तदा मूर्खोस्मिति जर इव मदो में व्यपगत है। इसमें मूर्खता के बारे में बताया गया है, अभिमान के बारे में। महाकवि भर्तृहरि के नीति शतक में बहुत अच्छी जानकारी, सामान्य जानकारी, नीतिपरक जानकारी हमें दी गई है। तो इसमें वही बताया कि जब मैं कुछ ज्ञानी हुआ या अल्प ज्ञानी था तो मदमस्त हाथी की तरह मैं घमंड में चूर हो गया, और तब मैं ये सोचता था कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ मैं ही जानता हूँ। इस प्रकार मैं घमंड में लिप्त हो गया, या मेरा मन घमंड में चूर होने लगा। और जब कुछ मैं बुद्ध जनों के पास, यानी कि बुद्धिमान लोगों के पास जाने लगा और समझने लगा, बुद्धिमान लोगों के पास जाकर जब मैंने कुछ समझा, वास्तव में सीखा, तब मैं मूर्ख हूँ, इस प्रकार मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैं तो मूर्ख हूँ। उन बौद्धिक जनों की बातों को सुनकर, बुद्धिमान लोगों के पास जाकर जो मैंने सीखा, और उस सीखने के बाद मुझे लगा कि मैं मूर्ख हूँ। मेरे मन में विचार आया, मैंने आत्म आकलन किया कि मैं मूर्ख हूँ, तब ज्वर इव मदो में व्यपगत है, मेरा जो घमंड था वो बुखार की तरह उतर गया। तो यहाँ हम हिंदी अर्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हमें क्या करना है, छंद निर्माण करना है। तो छंद निर्माण में पहला जो चरण है हमारा यदा किंचित जोहम दीप यमदांधः समभवम, इसमें हम गण बनाएंगे। यदा का य लघु है, दा गुरु है, किंचित का की गुरु है क्योंकि उसके बाद आधा अक्षर है, ची भी गुरु है क्योंकि उसके बाद फिर जयाद है, ज्यो है ही गुरु खुद, हम गुरु है, दीप दि लघु है, प लघु है, इव का ई लघु है, व लघु है, मदांध का मैं लघु है, दा गुरु है, ध भी गुरु है, समभवम का स लघु है, मैं लघु है, भवम भ लघु है और वम गुरु है। तो हम तीन को इकट्ठा कर देंगे और अंत में जो दो या एक बचे उनको हम अलग अलग करेंगे। तो अंत में दो बचे हैं, वो उनमें से पहला लघु है उस पर लय लिखेंगे और दूसरा गुरु है उस पर हम ग लिख देंगे। आइए अब बनाते हैं गण। गण के लिए क्या करना, हमें वही देखना है, ये माता राजभाना से लगा सूत्र के अनुसार आदि लघु। आदि लघु, आदि लघु किसका होता है, यगण का, यह माता। उसके बाद है सर्वगुरु, सर्वगुरु किसका होता है, मगण का, मातारा। फिर सर्वलघु, सर्वलघु होता है नगण का, न सल। फिर है अंत गुरु, अंत गुरु किसका है, सलगा, सगण का, सलगा। उसके बाद है आदि गुरु, आदि गुरु किसका है, भगण का, जैसे भानस। तो य म न स भ ल ग, ये हमारा क्रम हो गया। हमारा क्रम क्या हुआ, य म न स ल और ग। और शिखरिणी छंद का लक्षण हमने क्या पढ़ा था, रसई रुद्रेश छिन्ना यमन सभलाग है शिखरिणी, अर्थात यगण मगण नगण सगण भगण लघु और गुरु का क्रम जहाँ हो वहाँ शिखरिणी छंद होता है। तो ये हमारा हुआ शिखरिणी छंद। एक बार फिर से संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं इसको। तो शिखरिणी छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, कुल 68 वर्ण होते हैं। ये एक प्रकार का समवृत्त है जिसके चारों चरणों के वर्णों की संख्या समान है।
शिखरिणी छंद का लक्षण है रसई ही रुद्रेश छिन्ना यमन सभलाग है शिखरिणी, अर्थात रस और रुद्र पर यति होगी। छठे और 11वें वर्ण पर यति हो, छठे और 11वें वर्ण पर जहाँ यति हो, जिस छंद में छठा वर्ण और 11वां वर्ण यति वाला हो और यगण मगण नगण सगण भगण लय लघु और गुरु का क्रम जहाँ हो वहाँ शिखरिणी छंद होता है। ये इसका उदाहरण हो गया। यदा किंचित जोहम द्वीप इव मदान्धः समभवम तदा सर्वज्ञस्मित्य भवदवलिप्तम मम मनः, यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशादावगतम तदा मूर्खस्मृति ज्वर इव मदो में व्यपगत है। इसकी जगह आप कोई दूसरा उदाहरण भी याद कर सकते हैं। और ये हुआ हमारा शिखरिणी छंद पूर्ण। और अगले वीडियो में हम अगले छंद के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद।